हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रिक्रूटमेंट कंसेप्ट कवर करेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट में आपके इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अपने स्टाफिंग करने में मदद मिलती है। सो रिक्रूटमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सूटेबल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ for the organization and then to motivate them to apply for seeking a job in the organization. रिक्रूटमेंट का सिंपल मीनिंग होता है ब्रीज ऑफ या पूल ऑफ कैंडिडेट। मीन्स कि आप कैंडिडेट सर्च करते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें, ठीक है, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आप बेस्ट सूटेबल पर्सन को उनमें से सिलेक्ट करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट विद द इशू ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, किसके लिए? वैकेंसीज के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिप्पो, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for the job in the organization. ये एक इम्पॉर्टेंट आप लिंक है किस किस के बीच में? जॉब सीकर्स के बीच में एंड जॉब प्रोवाइडर्स के बीच में। मीन्स जिसको जॉब चाहिए उसके बीच में और जो जॉब प्रोवाइड करता है उसके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है रिक्रूटमेंट। अब पढ़ लेते हैं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रिक्रूटमेंट। देखिए, रिक्रूटमेंट हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। बट जो साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो वहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट जो है पर्सनस की वहाँ ज़्यादा होगी, और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ रिक्रूटमेंट कम होगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको? रिक्रूटमेंट को। उनमें से फर्स्ट फैक्टर है हमारा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि मोर एम्प्लॉयज़ कहाँ रिक्रूट होंगे? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, और स्मॉल एम्प्लॉयज़ कहाँ रिक्रूट होंगे? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। देन है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि जितनी अच्छी कंडीशंस दी जाएगी, ठीक है, किसको? एम्प्लॉयज़ को, उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट भी अच्छी ही होगी। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आर नॉट गुड इन डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है, जैसे कह सकते हैं आप वर्किंग फैसिलिटीज़ हो गई या फिर जो भी आप फैसिलिटीज़ देते हैं अपने वर्कर्स को, अगर वो अच्छी होती है तो लोग उस तरफ ज़्यादा जाते हैं, उन जॉब्स की तरफ। पर जहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है वहाँ लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। सो जो आप कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं किस पे? रिक्रूटमेंट पे। जो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा, मान के चलिए आपका ऑफिस बहुत दूर है आपके घर से और वो आप पे वैन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करेंगे? वहाँ जाएंगे। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो आप वहाँ जाएंगे। जहाँ वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे लोग जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज़ ईजी टू सिलेक्ट सुटेबल एम्प्लॉय इन दिस कंट्रीज। जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है अच्छी होगी वहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाते हैं इजीली। देन है सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए, हर कोई जो है आज के टाइम में ज़्यादा अर्न करना चाहता है, ठीक है। वो ये भी देखता है कि मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं मैं, बट लेकिन उनका जो मेन प्राइमरी मोटिव होता है किसी भी पर्सन का, वो अर्न करना होता है सैलरी, है ना। सो हर कोई पर्सन जो अगर हाई सैलरी अगर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे। सो इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन पे हाई सैलरी एंड मोर अलाउंस तो आपको पता ही है जो उनको दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, इट डज़ नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयज़। तो सूटेबल एम्प्लॉयज़ उनको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पता है उनका पे स्केल अच्छा है, वो अलाउंस दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंस दे सकते हैं, वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट करना आसान हो जाता है। बट जहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको अलाउंस वगैरह नहीं दी जाती, तो वहाँ पर लोग जाना कम प्रेफर करते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान या फिर एक आप कह सकते हैं वेल स्किल्ड पर्सन वहाँ नहीं जल्दी से जॉब नहीं करेगा। देन आपकी बात आ गई वर्किंग कंडीशन। देखिए, वर्किंग कंडीशन में आता है आपका, जैसे कि आप जहाँ पे पर्सन काम कर रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, सिक्योरिटीज़ है या नहीं एम्प्लॉयज़ की, वहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन सही से है या नहीं, वेल वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना इफ़ेक्ट करती है रिक्रूटमेंट में। क्योंकि जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, तो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आके अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। बट अगर नहीं होगी तो वहाँ पे लोग जल्दी से अप्लाई
नहीं करेंगे। सो इफ़ वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर गुड, इट हैज़ नो प्रॉब्लम इन रिक्रूटिंग सूटेबल एम्प्लॉयज़। देन है रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आज के टाइम में रिलायंस बहुत ग्रोथ कर रहा है ना, आपने पढ़ा था ना, रिलायंस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है वहाँ पे, मतलब शेयर मार्केट में भी उसका है। और आप देखेंगे तो जगह जगह जो रिलायंस है वो बहुत सारे अब जो पुरानी फर्म्स हैं उनको परचेज़ भी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वो ग्रोथ कर रही है। तो जब वो ग्रोइंग आपकी कंपनी होती है ना, वहाँ से लोग ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग वहाँ पे जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। और जहाँ अगर मान के चल रहा है स्टेगनेट ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी ही चलती जा रही है, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट होना मुश्किल है। क्योंकि देखिए जब ग्रोइंग होती है ना, ग्रो करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको न्यू एम्प्लॉयज़ की नीड होती है। सो growing organization regularly need the recruitment of new employees. So there are several opportunities for internal recruitment as well as on the basis promotion। देखिए बता रहा है कि जहाँ पर आपको नई नई ग्रोथ हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे लगे हुए भी हैं उनको भी प्रमोशंस की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। बट जो नहीं हो पा रही है ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो उनके पास जितनी भी वैकेंसी है वो ऑलरेडी फिल होगी। तो इसलिए जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इफेक्ट करती है रिक्रूटमेंट को। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है रिक्रूटमेंट के, मतलब कहने का मतलब है कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं। देखिए रिक्रूट करना कोई आसान जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो रिक्रूटमेंट आप कर रहे हैं वो सूटेबल पर्सन है या नहीं है, जो जॉब के लिए आ रहे हैं क्या उनके अंदर स्किल अवेलेबल है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें देखनी पड़ती है। कब जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में इमेज क्या है, हमारी खुद की वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सी हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं रिक्रूटमेंट करते समय। ऐसा तो नहीं है कि हम ये पॉलिसी फॉलो करें कि एक बार अगर हमने रिक्रूटमेंट कर ली तो 5 सालों तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते। ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है ट्रेड यूनियंस वगैरह का कि जिसकी वजह से हम जल्दी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो नहीं है जो हमें रिक्रूटमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला आ जाता है इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की गुड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ अप्लाई करेंगे जॉब के लिए वो एक्सपर्ट नहीं होंगे। सो इफ़ द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट गुड, एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट पर्सन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छी है ही नहीं, सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, पुअर वर्किंग कंडीशन होगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो वहाँ पे अप्लाई ही नहीं करते। देन है वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर देखिए अगर आपको पता चलता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मोनोटोनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है मैनेजमेंट, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं देती है, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो है ही नहीं फर्म में, अपना काम के लिए बेस्ट ही नहीं देते हैं। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो क्या होता है वहाँ पे रिक्रूटमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप देखते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन है, सब जो कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छे से है, कोई मेंटली प्रेशर नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती रिक्रूटमेंट करने के लिए, क्योंकि लोग विलिंग होते हैं वहाँ जॉब करने के लिए। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। तो बताया है कि जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं यानी कि बाहर से लोग चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या आए, एक्सपर्ट पर्सन ही आए, है ना। सो पर जब हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कोई ऐसी पॉलिसी जिसके अंडर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप 3 साल तक आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, 3 साल तक आपकी सेम सैलरी रखी जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऑब्स्टेकल बन सकती है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि
प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड यूनियन तो आपको पता ही है कौन होते हैं। ट्रेड यूनियंस वो होते हैं जो वर्कर्स की हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन बना हुआ होता है जो वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए सोचते हैं। सो इफेक्टिव एंड पावरफुल ट्रेड यूनियन ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रेड यूनियन प्रेशराइज मैनेजमेंट टू रिक्रूट सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ एट टॉप पोजीशन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए सोचते हैं ना एम्प्लॉयज़ की, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो टॉप लेवल पे, हाई लेवल पे लोग आप रिक्रूट करना चाहते हैं वो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन करें, यानी कि प्रमोट करें, ठीक है, लोगों को। तो इसलिए ना इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये एक रिक्रूटमेंट में ऑब्स्टिकल बन जाती है, या कॉन्स्टेंट इन रिक्रूटमेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि वो बाहर से किसी नए एम्प्लॉय को टॉप लेवल की पोजीशन नहीं देना चाहते। तो कभी कभी क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन होती है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देन आ जाती है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये भी एक एक्ट करती है कैसे, कॉन्स्टेंट की तरह। क्यों? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है उसके अकॉर्डिंग वो बता देती है कि इतने एम्प्लॉयज़ आप एससी कैटेगरी के डालेंगे, या एसटी के डालेंगे, ओबीसी के डालेंगे, या इतने आपके पास हैंडीकैप पर्सन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट हम पे डालती है प्रेशर, और हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से हमें सही पर्सन नहीं मिल पाता। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए सोर्सेज का मतलब है हम रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दो सोर्स हैं हमारे पास, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, और एक्सटर्नल सोर्स मतलब आउटसाइडर्स। तो देखिए ये एक चार्ट है। इंटरनल सोर्स में आपके आता है ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़, एक्सटेंशन इन सर्विसेज। इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सोर्स में आता है आपका एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आप रिक्रूट करते हैं, रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और इंटरनेट बेस्ड रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र की। देखिए ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय होता है उसको उसी की सेम पोजीशन पे ही उसको क्या कर दिया जाता है, किसी अनदर ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की। उसकी पोस्ट में कोई चेंज नहीं होता, बस उसके प्लेस में चेंज हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है। सो ड्यू टू ट्रांसफ़र देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ब्रांच चेंज कर दी, उसकी ट्रांसफ़र इधर से किसी और सेक्शन में कर दिया, बट आपने ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं किया है, ना ही उसको प्रमोट किया है। देन बात आ जाती है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, या जो आपने प्रीवियस वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाता है एक हायर लेवल पे, ठीक है। जैसे मान के चल रहे हैं कि पहले आप असिस्टेंट मैनेजर थे, फिर आप मैनेजर बन गए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रमोशन कहलाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द हायर लेवल पोस्ट बाय शिफ्टिंग द लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू हायर लेवल पोस्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम, प्रमोशन। है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। देखिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ मतलब जो वर्क कर रहे हैं आपके प्रेजेंटली आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे सजेशन लिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन उसकी वर्किंग फैसिलिटीज़ कैसी है, या कौन सा इंसान ऐसा है जो यहाँ पर अच्छे से काम कर सकेगा उस पोस्ट पे। तो वो क्या करते हैं, अच्छे से एक पर्सन को रिक्रूट कर देते हैं, या ये कह सकते हैं अच्छे से एक पर्सन को वो सजेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक टाइम बच जाता है, इट सेव लॉट्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो वो सूटेबल पर्सन सजेस्ट करते हैं या रिकमेंड करते हैं, वो उनमें से भी एक हो सकता है, उनका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या फिर फ्रेंड भी हो सकता है। बट लेकिन जो ये प्रोसेस है ये ना लोअर लेवल वैकेंसी को फुल करने के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हायर लेवल पे हम करना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हायर लेवल को कर दिया तो उससे नेपोटिज्म या बायसनेस आ जाएगी, क्योंकि हर कोई यही चाहेगा ना कि मेरा ब्रदर लग जाए, या फिर मेरा फ्रेंड लग जाए, या फिर कोई मेरा नोन का लग जाए, क्योंकि किसी अननोन को तो हम ये पोस्ट देना नहीं चाहेंगे हायर लेवल की। ओके, देन है एक्स एम्प्लॉयज़। एक्स एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी छोड़ के जा चुके होते हैं, पर लेकिन उनमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वापस आके काम करना चाहते हैं, मे बी विलिंग टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन अगेन। अगर ऐसे कोई एम्प्लॉयज़ हैं जो वापस आके काम करना चाहते हैं और वो एफिशिएंट थे, तो हम उनको दोबारा से अपॉइंट कर लेते हैं। देन आता है एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज। ये तब होता है जब हम पर्सन जो होता है हमारे यहाँ पे काम करने वाला एम्प्लॉय वो रिटायर हो चुका होता है, बट हमारे पास उसको
पोजीशन को फिल करने के लिए कोई ऐसा पर्सन नहीं होता अवेलेबल पर्सन जो उस पोस्ट को फिल कर सके, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो एक्सटेंशन होता है वो सर्विस टेन्योर को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसके एक्सटेंशन ऑफ सर्विस हो जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिल दिस वैकेंसी देन एक्सटेंशन इन सर्विसेज टेन्योर में बी ग्रांटेड टू द रिटायरिंग एम्प्लॉयज़। अब इसके फटाफट से देख लेते हैं फ़ायदे क्या हैं। तो फर्स्ट फ़ायदा तो है मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, है ना, और हमें एक फॉर्म के लिए एक अच्छी एसेट है, तो ही वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हमें प्रमोट करते हैं, हाई स्टैंडर्ड पे डालते हैं, और वो उनका मॉरल भी जो है वो बूस्ट होता है। ठीक है। देन है लेस कॉस्ट इसलिए है क्योंकि बेटा देखिए ये ना कॉस्टली नहीं है, क्योंकि आप इंटरनल सोर्स यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, ठीक है, आपको कहीं पे जाकर रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नहीं देखना, आपने अपना सिलेक्ट करना है पर्सन इंटरनल सोर्स में से जो आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ आप सूटेबल है और उसको रिक्रूट कर लेना है। कोई प्रोसेस नहीं निभाना सिलेक्शन का, या फिर आप कह सकते हैं स्टाफिंग का कोई प्रोसेस आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा, और ना ही टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो आप पर्सन जानते हैं उसको ट्रेनिंग देने में आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से सारी वर्किंग कंडीशन जानता है। देन है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लेबर फोर्स। देखिए जो आपकी लेबर फोर्स है उसका क्या नॉलेज है, उसकी क्या एक्सपर्टाइज कह सकते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है, उन सबको यूज़ करने का भी चांस मिल जाता है। जैसे आप मान के चल रहे हैं आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसी एक एम्प्लॉय का दूसरे डिपार्टमेंट में, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा नीड थी किसी एक्सपर्ट पर्सन की, वो आपको मिल जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा लेबर फोर्स का। जहाँ ज़्यादा नीड हुई वहाँ पे आपने उसको शिफ्ट कर दिया। नो नीड फॉर ट्रेनिंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अभी कि इससे टाइम वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग की नीड नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता होता है कि काम किस तरह से करना है। सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि आपको अब जो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जानते हैं सामने वाले पर्सन को, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं। देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हम इतने सालों से कंपनी को सर्व कर रहे हैं, तो हमें प्रमोशन के क्या मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इससे क्या होता है, उनकी लॉयल्टी बढ़ती है किसकी तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट की जाए वो इंटरनल सोर्स से की जाए, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके सेटिस्फेक्शन बना रहे। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीसफुल रिलेशनशिप। देखिए पीसफुल रिलेशनशिप कैसे बनता है, क्योंकि आपने इंटरनल सोर्स से ही ढूंढ लिया है अपने रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है डेवलपमेंट के लिए, और वो बहुत अच्छे से काम करेंगे विद डेडिकेशन एंड लॉयल्टी। इसलिए इससे क्या होता है, पीसफुल रिलेशनशिप बने रहते हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, पहला तो ये हो गया लिमिटेड यूज़फुलनेस। देखिए लिमिटेड यूज़फुलनेस इसलिए है क्योंकि आप मान के चलिए कि आपने इंटरनल सोर्स से फिल कर लिया एक पोस्ट को, पर सारी के सारी तो आप फिल नहीं कर सकते पोस्ट उससे इंटरनल सोर्स से, क्योंकि जहाँ से आप निकालेंगे किसी पर्सन को तो वहाँ तो कोई चाहिए फिल करने के लिए, और जो आइडिया है वो भी नहीं आएंगे आपके न्यू आइडियाज़, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो उनके पास तो ऑलरेडी सेम आइडियाज़ हैं, तो ना ही फ्रेश आइडियाज़ आएंगे, ना ही कोई लेटेस्ट नॉलेज आएगी। जैसे मान के चलिए कोई एजड पर्सन है किसी पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो उसी के आइडियाज़ चलेंगे, बट अगर हम कोई न्यू ब्लड लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक नए अपने आइडियाज़ लाएगा, नॉलेज लाएगा। देन है प्रमोशन टू इनएफिशिएंसी। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रमोट कर देते हैं पर्सन को, पर लेकिन वो क्या होता है इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो प्रमोशन ले सके, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो होता है वो एफिशिएंसी इतनी नहीं दिखा पाते, इसलिए एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयर्स पे भी और एम्प्लॉयज़ पे भी। क्यों? क्योंकि वो जितना उनके ऊपर काम के लिए डाल दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते। देन है नॉट यूज़फुल फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो सारे ही बाहर से ही रिक्रूट करने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं। बायसनेस एंड नेपोटिज्म हो सकता है, क्योंकि अगर आप जो आपसे रिकमेंडेशन मांगी जाए या आपके सुपरवाइजर से किसी से पूछा जाए तो वो क्या करेगा, अपने फेवरेट पर्सन को ही रिक्रूट करने की बात करेगा। देन है निगलेक्ट आउटसाइडर्स। हम आउटसाइडर को पूरी तरह से निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इंटरनल सोर्स करेंगे तो हम बाहर से तो किसी की होने ही नहीं देंगे रिक्रूटमेंट। इससे क्या होगा, जो नॉलेज है, स्किल है, जो एक्सपर्ट बात की जाएगी एक्सपर्टनेस की, वो तो आपकी आएगी ही नहीं, क्योंकि आउटसाइडर को तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं रही है। देन लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर आपने रिक्रूटमेंट करके इंटरनल सोर्स से किया है तो आपकी एक वैकेंसी तो फिल हो जाएगी, पर जो उससे खाली हुई है उस वैकेंसी को तो आप फिल ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे।
अगर हम बात करें कि इससे ग्रोथ, तो ये नॉट सूटेबल टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ग्रोथ के लिए हमेशा क्या होता है, न्यू एम्प्लॉयज़ जो होता है, क्योंकि उनके पास फ्रेश नॉलेज होती है, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है, और एक्सपर्टाइज आर अपॉइंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश ब्लड होना चाहिए, जिसको पता हो कि आजकल बाहर क्या चल रहा है। तो इंटरनल सोर्स से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देन आ जाता है नॉट यूजफुल इन लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ये सेम प्रोसेस अपनाते रहेंगे तो धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो उनकी कमी आती रहेगी। इसीलिए जो इंटरनल सोर्स की बात करें, ये लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़फुल नहीं हो सकता। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनल सोर्स है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो हमें उन बातों को ध्यान में रख के ही रिक्रूटमेंट करना चाहिए कि कब हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है और कब हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है जब हम रिक्रूटमेंट बाहर से करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. Under it, suitable employees are selected by carrying out recruitment from amongst the person outside the ऑर्गेनाइजेशन। बाहर से हम चूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कैसे करते हैं रिक्रूटमेंट आउटसाइड से, एक्सटर्नल सोर्स जो है हमारा। तो देखिए, पहला है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं कि हमें जो वैकेंसी है, हम वैकेंट की जॉब निकालते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में मान लीजिए, मैगजीन्स में मान लीजिए, और फिर उनके थ्रू हम क्या करते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट बनाने की कोशिश करते हैं, रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करते हैं कि लोग आएँ और इंटरव्यू दें। उसमें हम जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हम क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, इन सबको मेंशन कर देते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट इन द मेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अंडर दिस प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट अबाउट वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल न्यूज़पेपर और जर्नल्स. So in this advertisement, detailed information about the vacancy is given. Interested candidate evaluate their qualification and qualities with regard to this requirement and then apply for getting employment in the organization. देन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है ताकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम किया जा सके। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, और फिर जब भी कभी वैकेंसी निकलती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो उनका नाम सजेस्ट कर देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू क्या होता है, उनको जॉब मिल जाती है। किसको, जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। क्लियर। देन है रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, आप भी जानते हैं, कब बोला जाता है कि कॉलेज में क्या होता है कि आपका फाइनल ईयर चल रहा होता है एमकॉम बीकॉम का, तो वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह आती हैं जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करती है। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें भी आए थे रिक्रूटमेंट के लिए, और या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर भी लास्ट में आते ही हैं लोग, ताकि वो अपने पर्सन जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सके थ्रू इंटरव्यू, और कह सकते हैं आप रिटर्न टेस्ट भी लेते हैं वो। सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द रिक्रूटमेंट, ताकि उन्हें लगता है ऐसा कि हमें फ्रेश ब्लड मिल जाएगा, और जो इंटेलिजेंट पर्सन लगता है या उन्हें लगता है स्किल्ड है जो कैंडिडेट, उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर ये तब किया जाता है जब हमें लोअर लेवल देखना होता है, रिक्रूट करना होता है, क्योंकि लोअर लेवल पे हम जो है फ्रेशर्स रख सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। टॉप लेवल पे जल्दी से सिलेक्टिंग करते हैं, लोअर लेवल पे कर लेते हैं। देन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी में कुछ रिक्रूटमेंट चाहिए, किसी पर्सन को चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नोटिस लगा देते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, कहाँ पर, नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एडवर्टाइजमेंट कर देता है, बता देता है कि इतनी वैकेंसी अवेलेबल है, ये आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी कंडीशन चाहिए, और तो जो सूटेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं जो पार्टिसिपेट उनमें से करता है, और उसको सब कुछ बता दिया जाता है कि ये पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट है, इस समय आपको ये टाइम है, ये स्पेसिफाइड डेट है। ये मेथड जो होता है वो बहुत लेस कॉस्टली होता है और टाइम भी सेव करता है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करना है कि हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है।
ये भी लोअर लेवल पे या टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के लिए किया जाता है। देन है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट कौन से होते हैं? बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जिनको आप मान के चले जॉब सीकर होते हैं वो, ठीक है, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही होती तो अपना रिज्यूम कहीं जाके दे आते हैं, और जब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको ज़रूरत होती है तो वो उनमें से जॉब सीकर्स में के एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं और जो उन्हें सूटेबल लगता है उसे कॉल करके बुला लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैं हूँ, अगर मेरे को कहीं जॉब चाहिए लेक्चरर की, तो मैं किसी कॉलेज में जाके अपनी दे आती हूँ, अपनी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह रिज्यूम दे आती हूँ, और उसके बाद क्या है कि वो उस रिज्यूम को रख लेंगे और जब उनको नीड होती है तो वो मुझे कॉल करके बुला सकते हैं, ठीक है। देन है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी होती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि काम करते हैं किसकी तरह, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की तरह। कैसे? क्योंकि ये जो एजेंसी और कंसल्टेंट्स होते हैं ना, ये ना बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करके रखते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है, तो फिर ये ना सूटेबल जो कैंडिडेट लगता है उनको कि जो जॉब कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी रिक्वायरमेंट फिल कर सकता है, उनको वो सजेस्ट कर देते हैं। देखिए जैसे दिस एजेंसी and consultants create a database of a large number of job aspirants, then these recommend suitable candidates to their client organization as per their requirement to fill the vacancy। जैसे मान के चलिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे कोई पर्सन हायर करना है, मैंने क्या किया, मैंने उनको बोल दिया प्लेसमेंट एजेंसी को कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए और उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो अपने उस जो उनके पास लार्ज डाटा है उनमें से उस पर्सन को फाइंड आउट करते हैं और उसको रिकमेंड कर देते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और बदले में उन्हें क्या मिलेगा, बदले में वो सर्विस चार्जेस लेते हैं, ठीक है। फॉर दिस चार्ज फी फ्रॉम देयर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। देन ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं रिक्रूटमेंट में, वो उनको टेम्प्ररी लेबर प्रोवाइड करवा के देते हैं जब उन्हें चाहिए होती है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में। मान के चलिए जैसे मेरा ना सीज़न चल रहा है, ठीक है, कपड़ों का, और मुझे ना 10-12 और चाहिए एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए, स्टिच करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो मैंने क्या किया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि मुझे 30 डेज़ के लिए 12 लेबर्स चाहिए, ठीक है, ओवर टाइम भी कर सके और काम भी कर सके, तो वो मुझे आप प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बट ये सिर्फ लोअर लेवल पे हो सकता है, हार्ड लेवल पे नहीं, क्योंकि टेम्प्ररी पोस्ट चाहिए, ओके। कभी कभी हमें इसमें हम अनस्किल्ड पर्सन भी रख लेते हैं, क्योंकि ना हमें इमरजेंसी होती है, सीज़न चल रहा है या मान के चलिए कुछ भी है, तो हम अनस्किल्ड पर्सन भी इसमें रिक्रूट कर लेते हैं। इंटरनल बेस्ड रिक्रूटमेंट। इंटरनल बेस्ड रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि इंटरनेट बेस्ड रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि मान के चलिए आपको ना जॉब चाहिए, ठीक है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कैंडिडेट्स चाहिए, तो इंटरनेट क्या करता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको और जो वो है आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनको, दोनों को आपस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। देखिए जैसे आपने पढ़ा है ना, naukri.com आता है और बहुत सारे ऐसे होते हैं वेबसाइट पे बताते हैं आप फिल कर दीजिए, किसी को चाहिए होगी तो आपका नाम सजेस्ट कर देंगे, वो ही चीज़ है ये। इंटरनेट के थ्रू क्या दे रहे हैं आपको, रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। क्लियर? दिस वेबसाइट क्रिएट अ कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड जॉब सीकर। फटाफट से इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं। वाइड स्कोप है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपने एक्सटर्नल सोर्स में तो बहुत सारे पर्सन अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है वाइड स्कोप है। इंडक्शन ऑफ न्यू टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। टैलेंट नया आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट एंड सूटेबल पर्सोनल, क्योंकि देखिए आप इतने सारे जो लोग आए हैं रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें से जो आपको लगेगा स्किल्ड पर्सन है आप उसी को रिक्रूट करेंगे। नो प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि पूल ऑफ कैंडिडेट है ना रिक्रूटमेंट, तो जब आप एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और आपके पास चॉइस होगी उसमें से चूज़ करने की। देन स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, एक दूसरे से कम्पीट करने का क्या आएगा, स्पिरिट आएगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें। क्यों? क्योंकि हमें प्रमोशन चाहिए और हायर पोस्ट चाहिए किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन है यूज़फुल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमें न्यू ब्लड चाहिए होता है, न्यू आइडियाज़ चाहिए होते हैं, न्यू एक्सपीरियंस चाहिए होता है,
न्यू नॉलेज चाहिए होती है, तो क्या होता है, इस वजह से हम ग्रोथ करने के लिए न्यू एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। देन है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सबको सेम आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पे कोई आपका नेपोटिज्म नहीं हो सकती, बायसनेस नहीं हो सकती कि भाई एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने क्या कह दिया कि भाई हमारे भाई को रख लीजिए, हमारे बहन को रख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर से आउटसाइडर से चूज़ कर रहे हैं, तो बायसनेस और नेपोटिज्म पॉसिबल नहीं है। यूज़फुल इन लॉन्ग पीरियड, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए आप क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक लॉन्ग रन के लिए चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं वो बार बार चाहिए होते हैं ना, फ्रेश नॉलेज चाहिए होती है, न्यू आइडियाज़ चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है एक छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, नो, ये तो हमेशा से ही चलता आएगा। इसीलिए अब इसके डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं फटाफट। फर्स्ट इसका डीमेरिट है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे तो प्रमोट किया नहीं गया, बल्कि बाहर से आउटसाइडर चूज़ कर लिया गया किसी और पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए, तो मेरे अंदर मेरा मोरल डाउन हो जाएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा और बाहर से फ्रेशर को अपॉइंट कर लिया गया है। मोर कॉस्ट लगता है, खर्चा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल बिठाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, आप स्क्रूटिनी करेंगे। देखिए स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस का मतलब होता है आप डिटेल में उनको पूरा जानेंगे कि जो एप्लीकेशंस दी हुई है उसका आप क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रूटिनी। ओके, रिटन टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग भी है और मनी कंज्यूमिंग भी है। लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, जब आप कोई नया एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और ओरिएंटेशन भी करवाना पड़ेगा। इन दोनों के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रॉब्लम होगी एडजस्टमेंट में, क्योंकि वो नया होगा, उसे पता नहीं होगा कि किस तरह से काम करना है, किस वे में काम करना है, तो इसीलिए उसके साथ डील करने में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टेंस रिलेशंस बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टाफ को क्या लगेगा कि भाई हमें तो रिक्रूट किया नहीं है ऊंची पोस्ट पे और किसी और को कर लिया, तो उसको लगेगा कि हमें तो निगलेक्ट किया है, दे फील दैट दे हैव बीन निगलेक्टेड, तो इससे क्या होगा, जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगी। लैक ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन क्यों नहीं होगी, क्यों अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो आने वाला न्यू पर्सन है वो अनईजी फील कर सकता है, ठीक है, उसको स्टाफ के साथ ऐड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में कॉपरेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर है लैक ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स। कभी कभी क्या होता है, आप एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड तो करते हैं, पर उसके बावजूद भी आपको सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पाता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कभी कभी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि जो एक्सटर्नल सोर्स है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, बट अगर हम चाहते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करे ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें फ्रेश ब्लड के लिए एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही ज़रूरी है, आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आए और आप अच्छे से समझ पाएँ कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।